वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सियासी हालात में कभी भी डल मोमेंट नहीं आता। कश्मीर इंतखाबात की गर्द अभी बैठी नहीं थी कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ नया महाज खोलने का ऐलान कर दिया है। सिंध पर यरगार के लिए तैयारियां एक तरफ हो रही हैं तो दूसरी तरफ बिलावल ने एक बार फिर पीडीएम को मिस कॉल्स करनी शुरू कर दी हैं। कल उन्होंने पुराने साथियों को मिलकर एक साथ चलने का दोबारा पैगाम दिया है। अब बिलावल का ये पैगाम अपनी जगह, लेकिन मौलाना गोशा नशी हैं और पीएमएलएन के अपने घर में लड़ाई की खबरें हैं। ऐसे में बिलावल के पंजाब में अदम एतमाद के पैगाम को पीएमएलएन सीरियसली लेगी भी या नहीं? क्या बिलावल का ये पैगाम महज सिंध पर पीटीआई की सियासी यलगार के जवाब में दिया गया एक बयान ही समझा जाए? क्योंकि हुकूमत का अगर कॉन्फिडेंस देखें तो वो तो किसी और ही लेवल पर नजर आता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में आदिल अब्बासी साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें सईद काजी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और जनरल अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ज़रा आपको सुनवा देते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो क्या बात की और फिर जवाबन लग रहा है कि बिलावल साहब का भी एक रद्द अमल आया। तो पहले ज़रा शाह महमूद साहब को सुनते हैं और फिर बिलावल साहब को सुनते हैं। सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं, उन्हें कायल करने की ज़रूरत है कि अब एक मुतबादिल जमात है जो उनकी दाद रसी कर सकती है और जो उनके मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखती है। हम जानते हैं कि जमहूरी पार्लिमानी तरीके से हम कैसा इस हुकूमत को ना सिर्फ टफ टाइम दे सकते हैं मगर पंजाब और वफाक समेत इनको ख़त्म कर सकते हैं, इनका हुकूमत को भी ख़त्म कर सकते हैं। हमारे जो ऑपोजिशन में दोस्त हैं उनका ना क्लैरिटी है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है कि किस तरीके से वो इस हुकूमत को अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलवाना चाहते हैं। हम मिल के काम करें तो पंजाब में हम बुजदार को भगा सकते हैं, वफाक में हम इमरान का हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। सईद काजी साहब से आगाज़ करती हूँ। सईद काजी साहब, आपने सुना अब एकदम से बिलावल साहब को बड़े अरसे बाद पीडीएम की याद फिर सताने लगी, फिर वही बातें जो है वो करने लगे। क्या ये जो पीटीआई का जो यलगार का जो एक उन्होंने ऐलान किया है उसके रद्द अमल में ये समझा जाए या वाकई देयर सम जेन्युइन कंसर्न एंड वो वाकई चाहते हैं कि जी पीडीएम दोबारा से जो है वो एक तरह फिर उनको जो है वो मजबूत नजर आए और एक तरफ फिर काम करती हुई नजर आए? देखिए, इस तरह की जो एक बेमानी डिस्प्यूटेशंस हैं और ये जो इनके बयानात आते रहते हैं, बिल्कुल बुजदार साहब की हुकूमत खत्म की जा सकती है, दो चार इदारे इस मुल्क में ना हो तो। मेरा मतलब है क्या फर्क पड़ता है? यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग की बड़ी गहरी और पुख्ता रिवायतें मौजूद हैं, आप बिल्कुल हटा सकते हैं अगर किसी तरफ से कोई ये ना हो। इनके बस में अगर हम हों, इनके बस में हो तो ये सब कुछ हर चीज जो है वो बाजार में बिके, तो विच इज वेरी फार अनफॉर्चुनेट। जो कि मैं ये नहीं समझूं कि हम सब की उम्मीदें जो होती हैं वो मार्शल लॉ से तो नहीं होती, जमहूरी से होती हैं। मगर ये अब ये जो एक रोजाना बयान वो शाह महमूद कुरैशी साहब कल तक इनके साथ बैठे हुए थे, आज पीटीआई में हैं, उधर वजीर आजम भी बनना चाहते हैं। मतलब इनकी हिस्ट्री देखे ना, ये क्या है। तो ये दोनों तरफ ही है। असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि मैं आपको एक आज बात बताऊं, मैं कोट करता हूं बात और मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे दोस्त हैं और बड़े स्टालवार्ट हैं एक पार्टी के और अपोजिशन की पार्टी के। वो ऑफ द रिकॉर्ड बात में उन्होंने कहा कि पीपल्स पॉलिटिक्स के दिन गुजर गए। यानी अब इस पॉलिटिकल एलीट का यानी एक गौर फरमाएं कि ये जो पॉलिटिकल सेटअप आ रहे हैं 68-69 में पीपल्स मूवमेंट से हमें राइट्स मिले थे, ठीक है, इंटरप्शन हुई 77 में, उसके बाद वो मूवमेंट थी जिसके पीछे 73 का आइन बना, तीन दफा इन्होंने बारियां ली और जनाब आज ये इन्होंने अपने बिजनेस हाउसेज भी बना लिए हैं बड़े बड़े। यहाँ पे जो है अमली तौर पर अवाम को स्टेक होल्डर नहीं समझा जाता। आज मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट को एग्जिस्ट नहीं कर सकते अपनी आकबत ना अंदेशी की वजह से। और ये जो परवेज रशीदियन किस्म का जो उनकी नैरेटिव थी, अब वो पीछे भी आए तो नहीं जा सकते। वो पहाड़ की उस चोटी पे मुस्लिम लीग नून है, आगे भी जाएगी नीचे, पीछे भी जाएगी नीचे। अब बाकी रह गए बात ये है कि मैं तो समझता हूं कि इमरान खान का चैलेंज अब ये नहीं रह गए। हाँ, पीपल्स पार्टी को मुमकिन है थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए, मुस्लिम लीग नून का साथ जो एक चल रहा है शो डाउन, उसमें इनको फायदा होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम कहाँ जाएं, अवाम किधर जाएं? आज भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और कहते हैं जी वो बड़े लोग 27 लाख सैयाह गए हैं। अरे भाई, यही तो अजाब है।
1% जो है वो उधर दौलत का अंदाजा ही नहीं है, नीचे जो है आपके लोगों का, तो वो इश्यूज हैं। मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट को जो उसकी जो रियल उसकी अपोजिशन है वो ये निजाम है और इसके निजाम में पिसते हुए अवाम है। जी ठीक है, इस पर आगे जाके भी बात करते हैं। जो पेट्रोल की प्राइसेस और जो इस वक्त माइक्रो इंडिकेटर्स हैं जिस पे काबू नहीं पाया जा रहा, वो गवर्नमेंट को कितना कॉस्ट करेगा। लेकिन आदिल, आपका भी इस पे तज्जिया लेना चाहूँगी। क्या आप समझते हैं जो ये बिलावल साहब ने बात की है कि जेन्युइनली उनको पीडीएम का फिर से ख्याल आया कि हम मिलकर गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं, या सिर्फ ये एक रद्द अमल है जो पीटीआई ने ऐलान किया सिंध का रुख करने का? नहीं, देखें, हुआ यह है कि आपने अगर गौर करें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से, मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा कि जब कराची में आईजी सिंध का वाक़या हुआ था, पीडीएम वाज एट इट्स पीक, और उस ज़माने में एकदम से जो टेंशन इतनी बढ़ गई थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी शोर किया कि जी ये सब कुछ क्या हुआ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा कि चीज़ें डिफ्यूज़ होना शुरू हुई और बिलावल साहब चले गए थे जीबी की कैंपेन करने के लिए। वो जीबी की कैंपेन में गए, उनका ये ख्याल था कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली कि ये जो लड़ाई झगड़ा है इससे निकल के ज़रा सा पॉलिटिकल साइड से प्रेशर देने की कोशिश करें क्वार्टर्स को प्लस गवर्नमेंट को, ताकि हम अपना वो गेन कर सकें जो पार्लियामेंट में या असम्बलीज में हमने गेन करना है। वो वहाँ गए, उनको वो मतलूबा नताइज नहीं मिल सके जीबी इलेक्शन में, लेकिन उन पीपल्स पार्टी ने अपनी होप नहीं छोड़ी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स इज डिफरेंट देन पीएमएलएन। वो एक हाथ से अटैक करते हैं, दूसरे हाथ से शेक हैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके ताल्लुकात मामलात भी उस हद तक ना जाएं जहां पीएमएलएन ले गई है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर पे भी फोकस रखा, हालांकि उनकी भी होप्स शायद माजी की तरह। अब मैं नहीं कहता, नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि जी हमें 16 कहा गया था और 11 सीटें दी गई। आई डोंट नो द फैक्ट, किसने कहा था, क्या कहा था, ही इज इन राइट पोजीशन टू टेल अस। कल उन्होंने बड़ा उस पर ऑफेंड भी हुए बिलावल साहब, उन्होंने कहा कि जी सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी का फोकस ये कि जो प्रेशर बिल्डअप करना है उसमें चेंज लाना है थ्रू पार्लियामेंट, असम्बलीज के जरिए आपने चेंज लाना है, अपनी पावर असर्ट करनी है, उसके बाद आपने दोबारा प्रोसेस में चले जाना है। इसके बरक्स पीएमएलएन में रिफ्ट दिखाई देती है। पीएमएलएन में मरियम नवाज साहबा का ख्याल है कि अब हमने इलेक्शन तक थ्रू आउट ऑल आउट जाना है अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट, और फिर हम आखिरी टाइम पे आकर देखेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन इसके बरक्स पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता गेन करना है। और पीपल्स पार्टी, अब जो बिलावल साहब बात करें, मैं जरा उस तरफ आ जाता हूँ। बिलावल साहब ने जो अचीव करना था कश्मीर में अचीव कर लिया, क्योंकि मैं खुद भी कश्मीर कवर करने गया, आई रियलाइज कि वाकई वहां पर पीपल्स पार्टी की हिमायत बन रही है। पीएमएलएन का जो वोटर नाराज है, वो कुछ लोग चले गए पीटीआई में, कुछ साथ रह गए, लेकिन कुछ पीपी की तरफ चले गए, वो पीटीआई की तरफ नहीं गए। सो कहने का, क्योंकि वो रिवायती पार्टियां 30 साल से वहां पर हैं, तो वो एक दूसरे को पहले भी मेक एंड ब्रेक वहां चलता है। मुझे लगता है जाती तौर पे बिलावल साहब अब दोबारा जो है वो एंगेजमेंट्स इसलिए ऑपोजिशन की चाहते हैं कि उन्हें ये नजर आ रहा है कि जो वाकई हमें भी इशारा दिया जाता है वो पूरी बात तो नहीं हो पाती, तो थोड़ा थोड़ा हम भी अपनी ऑपोजिशन के साथ अपना कनेक्शन बनाकर रखें। साथ ही वो ये एक जो आपको पता है कि बिलावल साहब और शहबाज साहब की लाइन तकरीबन मिलती जुलती है। सो वो दोनों ये चाहते हैं कि हम प्रेशर बिल्डअप करके फिर कुछ डायलॉग नेगोशिएशन करें, क्योंकि वो ये जानते हैं जिस दिन तक इदारे गवर्नमेंट के साथ मौजूद हैं, उस दिन तक ये गवर्नमेंट ना जलसों से जाएगी, ना तहरीकों से जाएगी, ना सिट-इन से जाएगी। सो मेरा ख्याल है वो अब दोबारा से पैरेलल एंगेजमेंट कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी गेन कर रही है इस प्रोसेस में। मैं आपको बता दूं, आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स कि वो ग्रेजुअली स्लो एंड ग्रेजुअल गेन कर रहे हैं। They've emerged as the dark horse in the Kashmir elections। मतलब अगर आप देखें कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि they'll take so many seats, और जिस तरह उन्होंने गेन किया है, कंप्लीटली। और आप ये देखें कि वो जहां पीटीआई को क्रिटिसाइज करते हैं, वह मोदी सरकार को भी करते हैं। पीएमएलएन से ये ब्लंडर्स हुए हैं कि उन्होंने इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है अगेंस्ट पीटीआई, और अब्दुल्ला मोहिब वाला और वो सारा सिचुएशन जो है। बिल्कुल, जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, ये जो तासुर मिल रहा है स्पेशली गबोल साहब की बात से कि जी 16 सीटें प्रॉमिस की थी और कहा था, और उसके बाद 11 आई वगैरह वगैरह, और फिर जिस तरह लाइक आई सेड पीपल्स पार्टी इज इमर्जिंग एज द डार्क हॉर्स, को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पीपल्स पार्टी इस तरह गेन करेगी कश्मीर से। क्या जो आदिल बात अभी कर रहे हैं, जो उनका एनालिसिस है, आप उससे मुत्तफिक हैं कि एक तरफ आपने प्रेशर भी बनाया हुआ है, दूसरी तरफ आपने डायलॉग भी अपना जो है वो जारी रखा हुआ है, विच हैज़ फैसिलिटेटेड पीपल्स पार्टी? ये हमने माजी में सेनेट इलेक्शंस में भी देखा, जरदारी साहब ने बहुत गेन किया है, बावजूद उसके कि बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केसेस, ऑपोजिशन एक जो है वो चल रही थी। देखिए, पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा से मुख्तलिफ रही है, और वो सियासत जो है उनकी, वो कभी भी कन्फ्रंटेशन में इतना आगे नहीं गए जितना कि पीएमएलएन चले जाती है या जाती रही। पीएमएलएन का मसला ये है कि एक तो ये इन्होंने कभी अपने माजी से सीखा नहीं। मियां नवाज शरीफ ने जब भी हुकूमत में आए
तो ये इसी तरह अपने सिंह फंसा के किसी न किसी जगह पे, तो फिर बाद में ये निकले वहां से। तो एक तो इनके मिजाज का मसला है। दूसरा ये है कि पब्लिक में एक परसेप्शन बन रही है कि ये पार्टी जो है ये एंटी पाकिस्तान पार्टी है। उसमें हमाकत से ये काम कर रहे हैं या सोचे समझे मंसूबे के तहत, लेकिन पार्टी के अंदर इस चीज के ऊपर एक बिल्कुल ड्रिफ्ट मौजूद है कि हमें इस तरह का स्टांस नहीं लेना चाहिए था। अब अगर शहबाज शरीफ साहब को देखें, जब DGISI ने पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी तो उनका एटीट्यूड बहुत सॉफ्ट था, लेकिन आप अगर वही एटीट्यूड मियां नवाज शरीफ का देख लें या उनकी बेटी का, तो वो हदें क्रॉस कर जाते हैं। खास तौर पे जब उन्होंने हमदुल्ला मुहिब को अकोमोडेट किया और मिले उससे, तो वो तो इस तरह की बकवास करके गया हुआ था कि कोई भी पाकिस्तानी उसका मुंह नहीं देखना चाह रहा था। लेकिन मियां साहब ने न सिर्फ मुंह देखा बल्कि बड़ी पजीराई की और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से पार्टी अपने इमेज खोती जा रही है। अगर किसी को ख्याल है कि मियां साहब को कोई करिश्मा, तो मियां साहब का करिश्मा शरिश्मा जो हवा में बहुत सारा उड़ गया, बाकी भी उड़ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि आप अपने मुल्क को भारत के सामने जलील करें। तो ये वो इशू जो है उनके आड़े आ रहा है। अब रही बात ये कि कश्मीर का इलेक्शन है ट्रेडिशनल। वहां पे एक तो हम जो फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास होती है वो पार्टी जीतती रही है, ट्रेडिशन है। मैंने उसके रिजल्ट को बहुत ज्यादा अहमियत इसी वजह से नहीं थी। रहा बात के पीपल्स पार्टी को 16 कही थी या 11, देखें पीपल्स पार्टी जो है उसने कैपिटलाइज किया है, जो कुछ थोड़ा बहुत किया उन्होंने कैपिटलाइज, वो उन्होंने PMLN पे किया। PMLN की हुकूमत थी और राजा फारूक हैदर एक नाकाम तरीन वजीर आजम था जिसने के फेडरल गवर्नमेंट और आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के दरमियान बिला वजह पाकिस्तानी सियासत को घसीट के और वो एक तरह से एंटेगनाइज करता रहा फेडरल गवर्नमेंट। तो उसका कॉन्डक्ट जो था, गाली गलोच, ये वो गल बोलना और काम कम, उसकी वजह से भी PMLN जो है वो वहां पे अपने लिए ग्राउंड बना नहीं सकी। अब ये कहना कि बिलावल जो है वो दोनों तरफ हाथ रख रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट से भी मिले, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जरदारी साहब की सियासत रही इसी तरह की है। बिलावल कोई इंडिपेंडेंट सियासतदान नहीं है, जो उसको वालिद मोहतरम बताते हैं वो उसके मुताबिक चलता है और वो चल भी नहीं सकता उसके अलावा। तो इस वजह से पीछे जो मजा हुआ खिलाड़ी मौजूद है वो उससे जो खेल चलवा रहा है वो उसकी अपनी शातरबाजी है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि वो अपने आप को सेफ रखेंगे। रही बात ये कि क्या PDM की तरह ये दोबारा इकट्ठे होते हैं, वो नहीं हो सकेंगे। वजह ये है कि अल्टीमेट जो गोल्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं दोनों के, और वो इसलिए मुख्तलिफ हो गए हैं कि एक के पास सिंध की गवर्नमेंट मौजूद है, उसको सारा जो कुछ वो करना है उन्होंने वहीं से करना, वो बेसिक हाथ में आया हुआ है और उसको वो रिटेन उसको रखना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। जबकि PMLN के हाथ में कुछ भी नहीं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स बड़े मुख्तलिफ हैं और एंड प्रोडक्ट जो लेना चाहते हैं वो भी मुख्तलिफ है। तो इस वजह से ये दोनों इसी तरह ही, इनमें यूनिटी उस तरह की मैं नहीं देख रहा जो PDM के वक्त में शुरू में थी। और इसी वजह से जो बिलावल क्लेम कर रहा है कि पंजाब में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भी नहीं होगा। वो वही रहेंगे जहां हैं, ठीक है, और PMLN भी वही रहेगी जहां पे है। चलो जी, असल मुश्किल आवाम के लिए ये है। मैं एक चीज बात करूं, जी, आपकी बात 200% दुरुस्त है कि ये गवर्नमेंट जो है इसने गवर्नेंस के इशूज और महंगाई का बहुत बड़ा मसला आवाम के गले पड़ा हुआ है। लेकिन आवाम का भी दुख है कि वो जाए किधर। जिन पार्टियों को 3-3 टेन्योर दिए थे उन्होंने क्या लेके दे दिया। जो हालात वहां पे भी सिंध में है अगर आप जाके देखें, या जो PMLN के ऊपर जो भी उस्ताद उतरी है, जो उनके लूटमार के किस्से और कहानियां हैं, वो सदा हो ना हो किसी को, लेकिन कलामी की माफी डिस्पाइट वो तो ये डिसअपॉइंटमेंट और डेंजरस है जो जनरल साहब एनालिसिस दे रहे हैं। बिल्कुल डेंजरस है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बिल्कुल लूट मार की और ये सारी चीजें जो है हमारे सामने किस्से हैं, पता नहीं चल रहा अनअकाउंटेड वेल्थ कहाँ से आ रही है, बट डिस्पाइट दैट एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर थी। मतलब अगर आप रिलेटिव टर्म्स में देखें तो एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर थी, जो अशेखुद नोश है, इसी से जो है वो गेज किया जाता है। अब आप देख लें जी बेहतर नहीं थी, उसमें भी स्पेल्स आते रहे हैं, बड़ा लोग रोते रहे हैं, शेर आटा खा गया और पता नहीं क्या क्या होता रहा। सिर्फ वक्त ये मसला ये हुआ कि इस स्टेज के ऊपर इस महंगाई के इस किस्से को ऑपोजिशन ने मिल के इकट्ठे बहुत उछाला, बहुत उजागर किया। उनके पास एक ये जो थीम आ गई, ये पब्लिक को कैच करती है, इस पे बहुत ज्यादा बात हुई, उनके दौर में नहीं हुई। मैं जरा सईद काजी साहब से पूछ लेती हूँ।
सर आपका पॉइंट आ गया। जिसमें पीएमएलएन के वक्त में चीनी 140 रुपए पे गई, ये भी वक्त आए हैं और ये आगे भी रहेगा, ये मसला चलता रहेगा इसी तरह। महंगाई चाहती नहीं है। मैं जरा काजी साहब से पॉइंट ऑफ व्यू, काजी साहब आप समझते हैं कि ये ऑपोजिशन की टीम इस तरह की आ गई है जो इसको प्रोपेगेंडा बहुत अच्छी तरह कर रही है, या गवर्नमेंट अपना पूरा हिस्सा इसमें डाल रही है? बेशक स्पेल्स आते रहे हों, बट ये जो एक कांस्टेंट फीचर हम देख रहे हैं कि चीज़ें नीचे आ ही नहीं रही बल्कि ऊपर ही जा रही है। इन्फ्लेशन जो है वो आप आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कहते हैं सस्ता तरीन जो है वो मुल्क है रहने के लिए, बट खित्ते से अगर आप मवाजना करें, भारत से करें, बांग्लादेश से करें, तो आपका बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनका डबल ट्रिपल पे फिगर्स पे जो है वो जा रहा है। देखें मारिया, एक तो बात यह है कि मईशत तो कब से हुकूमतों के हाथ से निकल गई है। ये पाकिस्तान की रियासत की मिल्कियत में 20% मईशत है, बाकी प्राइवेट सेक्टर के पास है। दूसरी बात ये भी देखें कि लीवर्स गवर्नमेंट्स के पास नहीं होते। अब जो है आपकी मईशतों को आलमी मालियाती इदारे चलाते हैं, और मईशत का ऊपर जाना और नीचे जाना कहीं हफीज शेख साहब की फज़ीन व फतीन होने पे इतना नहीं होता, या अच्छा या बुरा या इसाकदार साहब के होने पे होता है। ओवरऑल जनरल कंडीशंस हैं। 2008 का रिसेशन आया, उसके बाद एल शेप रिकवरी चल रही थी। इमरान खान को जो सबसे बुरी चीज मिली, कोई उसने निजाम में तब्दीली नहीं कर सकता वो, क्योंकि वहां यहाँ पूरे कब्जे हुए हैं। लेकिन ये कि इसको डिसएडवांटेज क्या था कि 2019 में जो है तारीख इंसानी का शायद सबसे बड़ा रिसेशन, जैसे 1930 से बड़ा रिसेशन कहते हैं, दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन की फिगर कोट करूं 40% जो है वो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हुई है। ये है सवाल, ये है कि ये एक और थीम है हुकूमत। हाँ, दुनिया में हालात बेहतर हो रहे थे और 90s की बूम चल रही थी, और तो जनाब हमें जो है वो शौकत अजीज अच्छा लगता था। तो उसके बाद अब रूबा जवाल है, पूरी दुनिया। अमेरिका की मईशत जो है वो -34% पे भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। अब थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है 6% उसका, लेकिन देखें वो उसकी फॉल क्या थी। तो इनके हाथों में नहीं होती। दुनिया की मईशत को नॉन इलेक्टेड सेंट्रल बैंकर चलाते हैं, और उनके ये मुलाजम होते हैं। ये जितनी अमेरिका बहादुर हो, कोई और जगह हो, ये सारे जो नुमाइंदे हैं इनके पैसों से इलेक्ट होके आते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये इनके हाथ में नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर अब मुझे बताएं, यहाँ कल की बात है, आपके 2 फेडरल मिनिस्टर कहते थे नौकरियां देना हमारा काम नहीं। किसने कहा? वजीर खारजा ऑन रिकॉर्ड है। आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है। ये तो आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया नौकरियां तो सूबों ने देनी है, वफाक के पास तो बहुत कुछ कम ही है, हमारे पास तो कुछ ज्यादा है। और सुने, मुझे पिछली दफा पीपल्स पार्टी की या किसी की गवर्नमेंट थी, तो मैं कमरजमान कायरा साहब से बात कर रहा था, तो उनका यार वेलफेयर तो अब एनजीओज करती हैं। सवाल ये है कि एक तो यहाँ बेसिक इकोनॉमिक मॉडल को कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से कोई प्राइस आपके हाथ में आई। वो जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, ये जो राणा भगवान दास की रिपोर्ट में बार बार कोट करता हूँ, कहती है आपका क्या लेना देना, ये मंडी है, सप्लाई है, और जो है वो अपना डिमांड है, कीमत तय हो जाएगी। हु आर यू? ये है बेसिकली। और ये हम कहते हैं गलत है। और क्यों आज चाइना ने क्यों अमेरिका को शिकस्त दी? कि वो मार्केट इकोनॉमी लेके आया, लेकिन मार्केट इकोनॉमी जो है उसको डोमिनेट किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, और उसकी फोर्सेस को टेम किया, तो किसी हद तक उन्होंने ये मौजा बना लिया। यहाँ पे क्या है? आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। हॉलैंड में वहां बाहर आपकी कीमत बढ़ती है, तेल का ट्रक जब तेल खुलता है वो ऐसे ही होता है जैसे यहाँ सब्जी मंडी में कीमत लगती है। ये कैसीनो है, ये निजाम है, कैसीनो है, ये अलग बहस है। तो इसमें आपके पास कुछ नहीं। हाँ, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बढ़ाओ, आप जो खुदा बख्श अबू बकर की रिपोर्ट निकालो, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज का फ्रॉड बंद करो। यानी भगवान दास की रिपोर्ट में दोबारा कोट करता हूं कि डीजी आयल होता है, वो कीमतें तय करनी होती हैं। वो साल में जो है वो 3 दफा बैठा, खुद इंपोर्ट करते हैं। और मुझे ये बताएं, अभी जो आपने निकाला था ये पेट्रोलियम का जो था मुआवन, वो क्या फ्रॉड करके गए थे? किसी ने पूछा? अब ताबिश गौर साहब आ गए। सो गवर्नमेंट नो मोर कंट्रोल दीज लीवर्स, और जब तक इसके हाथ में नहीं आते ये शोर मचता रहेगा, यही कीमतें बढ़ाएंगे। ठीक, ये जो अदल कहा जाता है ये एक माफिया है, और हम तो सुन के इसको तंग आ गए। जिस तरह अभी काजी साहब कह रहे हैं कि निज़ाम नहीं एक कसीनो है, लेकिन फिर ये जो हम देख रहे हैं, जिस तरह अभी आपने भी कहा, बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है। हम अभी हुकूमत बहुत ज़्यादा राइडिंग ऑन अ वेरी हाई वेव कि हमने 3.94% और अभी अगला जो है वो तकरीबन 5% को टच करेंगे। बट अगेन ये जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं, अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपको लगता है कि इनकी हाई वेव ये कंटिन्यू करेगी? आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक तो सईद साहब ने बहुत डिटेल से और बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट्स के बाद किसी भी छोटे मुल्क या ममालिक के पास कितना कोई इकोनॉमी पे कंट्रोल होता है। आई अग्री विद हिम।
बट जहां कंट्रोल आपका स्टार्ट होता है वहां क्या होता है, जरा उसको गौर कर लें। ये बात दुरुस्त है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये बात दुरुस्त है, पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक क्रंच क्राइसिस आ चुका है पूरी दुनिया के अंदर, रिसेशन हो गया, इकोनॉमीज जो है वो श्रिंक हो गई है। बट आप पाकिस्तान के सिस्टम को ऑब्जर्व करें, जिस डीसी ने रेट मेंटेन करना होता है क्या वो कर रहा है, जिस एसएचओ ने क्राइम कंट्रोल करना होता है क्या वो कर रहा है, कैपिटल में क्या देख लें क्या वो हो रहा जो है। मार्केट का ओनर है वो रेट लिस्ट चेकलिस्ट को फॉलो कर रहा है। अगर आपको इन तीनों सवालों में किसी जगह भी यस मिल जाए तो आप मुझे बताएं ताकि मैं अपनी इस डिस्कशन को रोक दूं। प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोविंसेस ने इकोनॉमी को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था वो कहां खड़े हुए हैं, वहां पे तो हमें स्टेट की गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की कोई रेट नजर नहीं आती। आपने मार्केट्स लगाकर भी सड़ा हुआ माल जो है वो लोगों को सस्ता बेचना होता है, तो लोग जाहिर है प्रेफर करते हैं, हेल्थ भी तो कोई मैटर करती है ना लाइफ में। सो जो हमने करना है वो कहाँ होता है, आप देख लें सूबाई प्राइस कंट्रोल कमेटीज का क्या कंट्रोल है। अगर मार्केट इंटरनेशनल 100 रुपए की किसी प्रोडक्ट को कर रही है तो आपने 200 खुद की हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो आप आज इस पर इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करें, आपको ना पता चले कि अगर 100 रुपए इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी है तो 700 रुपए पेट्रोल लीटर बिका है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जब 27 लाख टूरिस्ट गया है। सो 700 रुपए लीटर तो अमेरिका की इकोनॉमी भी अगर जो है वो आप पे हमला कर दे तो नहीं हो सकता। इमेजिन करें ये किसने कंट्रोल करना है। सो ये इसको गवर्नेंस कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, गवर्नमेंट्स कहां पर हैं, एक दूसरे के साथ टसल, एक कहता है लॉकडाउन लगाना है, दूसरा कहता है हम आधा तोड़ देंगे, एक कहता है हमने पूरा लगाना है, एक कहता है हमने। सो इंटरवेंशंस हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। आप अपने हिस्से का तो काम करें। मुझे बताएं 700 रुपए की क्या जस्टिफिकेशन है, 119 रुपए का पेट्रोल तो चले गवर्नमेंट बता देगी। डिमांड और सप्लाई। आप इमेजिन करें ना, जिसने जो पहाड़ों पे फंसा आपको याद है ये पहले उसने भी हुआ है। 700 रुपए लीटर का पेट्रोल डालना है क्योंकि उसने घर पहुंचना है। आपको याद है 2015 में जब क्राइसिस आया था पेट्रोल का, उस वक्त भी मुझे याद है लंबी लाइनें और ब्लैक में जाके मैंने खुद खरीदा, नहीं था पेट्रोल। आपकी गंदम एक्सपोर्ट हो जाती है, गवर्नमेंट्स के डिसीजन है ना। आपको मुल्क में शॉर्ट है, बाहर एक्सपोर्ट हो गई चीनी, आपकी चीनी एक्सपोर्ट हो गई, सब्सिडीज दी जाती हैं इनको अरबों रुपए की, वो चीनी मार्केट में। सो ये इसकी जस्टिफिकेशन टू बी ऑनेस्ट नहीं है। ये गवर्नमेंट्स नहीं दे सकती। इनको अपने लोगों को अकाउंटेबल बनाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशंस को। अब आप, मैं माजरत के साथ, आजकल हमारे ब्यूरोक्रेट्स बड़े एक्टिव हुए हुए, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मोस्टली फोटो ऑप्स हैं, फोटो सेशंस हैं। कुछ पंजाब में तो बहुत ज्यादा फोटो सेशन शुरू हो गया जी। कमिश्नर साहब पहुंच गए जी, फलाने साहब एसएचओ साहब पहुंच गए जी, डीपीओ साहब पहुंच गए, आरपीओ साहब पहुंच गए। इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तस्वीरें खिंचवाना बंद करें, आप परफॉर्म करें, आपकी तस्वीरें खुद अखबार में लगना शुरू हो जाएंगी, टीवी पे आपका जिक्र होना शुरू हो जाएगा। ये जो केसेस मोटरवे इंसिडेंट से लेके रेप केसेस से लेके जो भरे हुए अंबार, ये केसेस हम खुद टीवी पे आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। आप केसेस रिजॉल्व करें, आप लोग जाके फोटो सेशन पढ़ लिया हमने, उसके बाद क्या होता है, मुजरिम की तारीफें हो रही होती हैं, रास्ते में उसको प्रेस किया जा रहा था, बच्चा बड़ा अच्छा है, बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा है। सो मेरा ख्याल है कि हम ये सारा ब्लेम जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इकोनॉमी को और इन चीजों को सारा बर्डन नहीं दे सकते। ये बात है, रोल टू प्ले। जी सही साहब, जी सही साहब। एक फिक्रा मैं आपको एक फैक्ट कोट करता हूँ, ये फैक्ट ऐसे चेक कर लीजिएगा, फिर आदिल साहब की बात का जवाब आ जाएगा। एक एएसपी को 20 लीटर पेट्रोल की इजाजत है दिन में, और एसएचओ की ड्यूटी होती है कि उसके आने से पहले वो भरवा के रखे टैंकी। वो किससे भरवाता है? जिन्होंने चेक करना है, जिनको हमने पकड़ना है। हजूर, इंटरनेशनल भी यही है और यहां भी यही है। मैंने अमेरिका में अपने दोस्त की दुकान पे एक पुलिस वाले को रिश्वत देके, और वो बड़ी घटिया रिश्वत दे रहा था, एक सिगरेट की डिबिया और एक डोनट ले रहा था। हजूर बात ये है कि नाअहल तो हम हैं ही हैं। हमने कब कहा ये दो नंबर एलीट नाअहल नहीं है, ये ठीक क्या कर लेगी। तीसरी बात, बंदे को पकड़ के देखे, कहता है मेरी जेब में 35 MNA हैं, टॉपल कर दूंगा तुम्हें। कल सवेरे जो है वो बन जाएगी तुम्हारी, वो क्या, ये रबर स्टैंप्स बन गई हैं। ये मालिक हैं इन तमाम इदारों के, जो मुकद्दस इदारे हैं जहां हमारे राइट्स डिफेंड होने थे। तो हजूर हम ना लोगों को सिखाएं सबक कि यहां से तुम्हें पनाह मिलनी है। इन दोनों असेंबलियों में इस मुल्क के 99.9% लोगों का कोई एक नुमाइंदा बता दें। ठीक है, मैं इसको करूंगा, मैं I'll respond to that। अच्छा, मिनिमम वर्थ एक MNA की अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इकरामुल हक $9 लाख है मिनिमम। सर अब आप ऐसा, मैं ओके जी सही साहब, आपका पॉइंट आ गया, सही साहब पॉइंट आ गया। मैं जरा ब्रेक पे जाना चाह रही हूं, उससे पहले आदिल का पॉइंट एक मिनट मुझे दे दें। अब आप ऐसा भी कर लें
कि पाकिस्तान के तमाम SHOs के अकाउंट्स भी चेक कर लें, उनकी वेल्थ भी चेक कर लें। ये बात तो ठीक है कि ड्यूटी पे उनको 20 लीटर पेट्रोल का मसला है, लेकिन जाती जिंदगी में मसला नहीं है। हमारे इन एहलकारों को जाती जिंदगी में ये सारे सेटल हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम निजाम को बुरा कहते हैं तो हमने इसी तो चेंज की बात की थी ना, यही तो चेंज चाहिए था। अगर वो चेंज भी नहीं है तो फिर देखना किस तरफ है, फिर करना क्या है? खामोश तो नहीं रह सकते, हमने बात करनी है, हर इशू को टेकअप करना है, हर इशू पर आवाज उठानी है। नहीं सर, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं ना, अगर हम ये बात, अगर हम उन्हें स्पेयर करते हैं ये कहकर, अगर हम उन्हें ये कह के स्पेयर करते हैं कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं स्पेयर करता हूं तो करें, आज नेशनलाइजेशन करें, फिर इनके कार्टून्स को तोड़ें। अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए। शुगर को नेशनलाइज किया था। जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, ब्रेक पे जाना है, फिर कैसे इजाजत दीजिए अगर। जी जनरल साहब, जो हुकूमत 7 वोट और वो भी उसमें उधार के एलाइज से लिए हुए हैं, कोलिशन पार्टनर से, और उस पे वो खड़ी है, वो चेंज नहीं ला सकती। तो फिर हुकूमत, तो जन साहब फिर फैसला ये करना ना कि हमने हुकूमत करनी है या निजाम तब्दील करना है। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले जो है वो डिस्कस हो रहा था कि क्या हमने हुकूमत बनानी है या हमने निज़ाम जो है वो तब्दील करना है। लेकिन PTI जो तब्दीली का नारा लेके आई थी वो लग रहा है खुद ही तब्दील हो रही है, बिकॉज जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोलिशन पार्टनर्स, जब कोई ब्लैकमेल करता है तो आप एक मिनिस्ट्री उनको दे देते हैं, फिर आप समझते हैं आप सिक्योर हो गए, दैट्स ओनली टिल द नेक्स्ट टाइम। तो फिर ये निज़ाम नहीं बदलेगा। सिर्फ इतना नहीं, आप देखिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट से टैक्स लेने थे, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा जी अगर आप हमें नैब के पास लेके जाएंगे तो हम अपनी मिलें उठा के लेके जा रहे हैं मशरकी बांग्लादेश और यहाँ पे श्रीलंका। आपने कहा जी अच्छा ठीक है, अब आज से इंडस्ट्रियलिस्ट के केसेस जो हैं वो सिर्फ FBR में जाएंगे। फिर आपको ब्लैकमेल किया ब्यूरोक्रेसी ने, तो फिर आपने उनके भी लेकिन बड़ी माजरत के साथ नैब की कारकर्दगी देखिए। अभी आपके सामने ताज़ा तरीन केस है मालम जब्बा का। 3.5 साल हम सुनते रहे, चेयरमैन नैब ऑन रिकॉर्ड है। मेरे पास ये लोग कह रहे हैं, ऑपोजिशन कह रही है कि जी क्या हो रहा है मालम जब्बा का, BRT का, इसके जो है रेफरेंसेस तैयार हैं। अब क्या हुआ वहां पे सर? तो नैब में तो मेरा ख्याल है केसेस भेजना, वैसे ही नैब इतना मुतनाज़ हो गया है, FBR में अगर भाई केस चला जाता है सर उसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। नहीं, अगर मालम जब्बा का नहीं हुआ तो बाकी के कौन से हो गए? जहां तक नैब का ताल्लुक है, इन्होंने मेगा करप्शन केसेस में किसी एक आदमी को भी सजा नहीं दिलवाई। जो केसेस पड़े हुए हैं वो यूं है जैसे वो भी भूल गए और कौम भी भूल जाए। यूसुफ गिलानी का केस को 10 साल से पड़ा हुआ है, राजा परवेज अशरफ का केस 10 साल से पड़ा हुआ है, 6-7 साल हो गए हैं डॉक्टर आसिम के केस को, शर्जील मेमन के केस, कोई पूछने वाला नहीं है। नैब बेकार है, नैब एक पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। वो बड़े बड़े केसेस एस्टैब्लिश करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी मतलब मेरा नहीं ख्याल इस हुकूमत से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले नासिर दुरानी साहब चले गए, फिर इशरत हुसैन साहब जो है वो चले गए। ये वो हैं जिन्होंने यहाँ पे आपकी तब्दीली लानी थी, निज़ाम में जो है वो रिफॉर्म्स लाने थे, लेकिन दोनों का वही है कि काम नहीं करने दिया जा रहा। एनीवे आगे चलते हैं। जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं फ्रेश इलेक्शंस की, ज़रा प्रोड्यूसर वो सुनवा दीजिए, फिर मैं आदिल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पे लूँगी। किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तंजीम को अब से अपना तैयारी शुरू करना चाहिए। आदिल साहब, किसी वक्त भी इलेक्शंस हो सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि किसी वक्त भी इलेक्शंस हो सकते हैं या ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी? अब कुछ देर से तो ये नजर आ रहा है, पिछले 2 सिस्टम्स जो हमारे चले हैं सारे 2 जो टेन्योर्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने टाइम पूरा किया है अपना। देखिए ये इत्तलात हैं, 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन इत्तलात ये हैं कि PTI के क्लोज सर्कल्स में ये बात हो रही है कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। परफॉर्मेंस जरा बेहतर है इस वक्त, तो और वो उनका ये ख्याल है कि अर्ली इलेक्शन पर अगर हम जाएं तो हम ज़्यादा बेहतर गेन कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के भी इल्म में कहीं ना कहीं से ये बात आ रही होगी कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। शायद जनरल साहब फिर इत्तफाक ना करें मेरी बात से, लेकिन उनको भी शायद कोई खबर आई होगी या उन्हें अंदाज़ा होगा कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं। होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त ये फील है, वफाकी दारुल हुकूमत में ये डिस्कशन है कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं।
पीपल्स पार्टी अपनी प्रिपरेशन इसीलिए करना चाहती है कि भाई आप इलेक्शन की तैयारी करें, मार धाड़ का काम थोड़ा सा छोड़ दें, धरना शरना ये सब चीजें अब ये पुरानी हो गई, अब इलेक्शन की तरफ कैंसिल हो गए ना, जो क्योंकि उनको अंदाजा हुआ है कि पीटीआई ने ये भी कह दिया हम सिंध की तरफ आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ अब सिंध का रुख कर रही है, अरबाब रहीम साहब को एक्टिव कर दिया है। इसी तरीके से कराची भी जाहिर है उनका अभी तक तो स्ट्रांग होल्ड है क्योंकि वहां पर एमकेएम की वो पोजीशन इस वक्त नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से पीटीआई को भी टेंशन है कि कराची भी गेन करें, सिंध भी गेन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमने पावर में आना है तो पंजाब के अलावा वो पंजाब में फ्यूचर में उनको अब हर्डल्स आएंगी। पंजाब उनके लिए वैसा स्मूथ नहीं रहा जैसा 2018 में था। पंजाब में बहुत सारे फैक्शंस, नए फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, कुछ बैन, कुछ नए ग्रुप्स, कुछ साउथ पंजाब, वो कई ब्लॉक से अब गुजर के पीटीआई को जो है वो वहां पर खड़े होना होगा। तो मेरा ये ख्याल है जाती तौर पे कि ये भी वही बात कर रहे हैं जो पीटीआई में सोच चल रही है अर्ली इलेक्शन, और पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है उतना ही सोच रही है जितना कश्मीर में सोच रहे हैं कि यार चलो अगर कुछ बड़ा ना सही लेकिन कुछ ना कुछ हमें चंक जो है मिलना चाहिए, इसके लिए इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। दे मीन बिजनेस दिस टाइम बाय द वे। मुझे लगता है कि वो संजीदगी से इलेक्शन की तरफ बात कर रहे हैं, और ये जो पीपल्स पीएमएलएन को ताना बार बार दे रहे हैं कि आप आए, इन हाउस चेंज हम ला सकते हैं फेडरल में भी और प्रोविंस में भी, ये सिर्फ एंगेज करने के लिए इसलिए दे रहे हैं ताकि पीएमएलएन फर्दर एक्सपोज हो कि देखें ये सारा कुछ ये भी जनरल इलेक्शन के लिए ही कर रहे हैं, आज के लिए नहीं कर रहे, और हमारी ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर रहे ना पंजाब में ना फेडरल में, तो इस वजह से शो कॉजेस इशू जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल सईद कायद साहब, इलेक्शन में तो वो मुझे पता है आपका एक जवाब होगा कि अवाम को जो भी इलेक्शन हुआ है उससे कुछ नहीं मिला, बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो ये जिस तरह आदिल बात कर रहे हैं और ये यहाँ पे रूमर्स अराइव कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया जा रहा है कि इस वक्त एक हाई पॉइंट है, इस वक्त अगर हम इलेक्शन जो है अर्ली इलेक्शन कॉल कर लेते हैं तो वी माइट बी एबल टू गेन फ्रॉम इट। आपको लगता है कि गेन कर सकेंगे? बिकॉज डिलीवरी तो उस तरह कुछ भी नहीं रही, कुछ भी अगर आप देखें, कोई इंडिकेटर अगर आप देख लें, आप ये बहुत क्रेडिट लेते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो है वो कम हो गया, दैट इज ऑन द राइज येट वंस अगेन। इस दफ़ा कहा जा रहा है 6.5-7 बिलियन जो है वो लास्ट मंथ जो है वो आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो रही हैं जो कि माजी से ज़्यादा हैं। किस तरह आप देख रहे हैं इसको? दो बातें हैं, देखिए मारिया, इलेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटस को के इलेक्शन होते हैं, मगर ऐसा भी नहीं है। 1970 का हालांकि बड़ा एक दुख भरा वाकया और हमारे सीने पे बड़ा जख्म है मशरकी पाकिस्तान का, मगर वो स्टेटस को का इलेक्शन नहीं था, और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहत अवाम के मफाद उस वक्त हुई थी जिसको रोक दिया ज़िया उल हक ने। एक तो ये कहूँ आज इलेक्शन स्टेटस को के इलेक्शन है, उसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ। इतनी खौफनाक लड़ाई के बावजूद मेरी तीन प्यारी पार्टियों का एक चीज पे कंसेंसस है कि इस मैशत को कैसे चलाना है। जमात इस्लामी से लेके जो है कोई पीपल्स पार्टी जो सो कॉल्ड लेफ्ट की पार्टी है, पीटीआई, कोई भी चैलेंज नहीं करता इस निजाम को जो 1% के लिए है, जो अगेंस्ट 99%। तो पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं, तो जो अगला इलेक्शन है उसकी कुछ वजूहत हैं, गवर्नमेंट में मैं उसको बयान नहीं कर सकता, शायद वो 23 से पहले इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे खास तौर पर। एक बात, मगर क्या ये कुछ साल फिर मुझे ये बताएं, ये सिविल सोसाइटी अल मारूफ शुगल सोसाइटी का बड़ा होता है जनाब के इलेक्शन चले तीन दौर तो आगे जमहूरियत के, और इंडिया में तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, वहां क्यों अवाम खजल हो रही है और कौन उनके ऊपर बैठा हुआ है। बात यह है कि बुनियादी तौर पर आपने भी बात की थी, मैंने आपके प्रोग्राम में आपसे ही सुना था मारिया, ये प्रोग्राम ये सिस्टम हाईजैक हो गया है, कैप्चर हो गया इसका, पब्लिक पॉलिसी है इसको वापस लाना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको बताऊं, मैं डेमोक्रेसी की मिसालें देता हूँ, डान कोट कर रहा हूँ, ये मलीर एक्सप्रेस वे और जो दूसरा बना है वहां पे पता चला यार उसका तो वजह तस्मीर ये थी कि कुछ लोगों की प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ानी थी। ये है हमारी जमहूरियत यहाँ पे। ये खुद इमरान खान अभी थोड़ी देर पहले कह के गए हैं कि ये जो सर्कुलर रोड बन रही थी ये मेरे लिए रिंग रोड, हाँ जी। तो बात ये है कि रिंग रोड खुद इमरान खान ने कहा है, उसके अपने बंदे पकड़े गए, कुछ को पकड़ेगा, और जाहिर हुकूमत भी उसने करनी है, हुकूमत गिरा तो नहीं लेनी ना, अगर सरवर साहब को वो पकड़ लेंगे तो। बात ये है कि इसको निजाम को जिस वक्त तक आप रिट्रीव नहीं करते ये खेल करते रहे। मेरा मतलब है कि किस इलेक्शन से अवाम को, और एक और मैं बात बता दूं, आज की दुनिया में ये बहुत अब बड़ी मोहकम ओपिनियन के तौर पे सामने आ रही है कि आपके ग्रोथ रेट अंडर न्यू लिबरल कैपिटलिज्म जो है उसका वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि रिश्ता माकूस है। जब इंडिया 7-8% पे और 11% पे ग्रो कर रहा था तो उसके मुल्क में उसकी खबर लीक हो गई स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से, बेरोजगारी 45% हाईएस्ट थी सिंस 1947। तो उसके बाद उसने मोदी ने सैक कर दिया उसको, जिसने खबर निकाली थी, उनका जो इदारा शुमारियात है। सो प्लीज इस पॉलिसी का रुख अवाम की तरफ अगर आप नहीं करते तो हमें कहानियां ना सुनाया करें। हम जमहूरियत होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, टीवी पे आगे बैठ जाते हैं। मुझे बताएं
वेयर इज माई मैं 1973 के कानून आइन के तहत अपने राइट्स मांगता हूँ, दो मुझे। 38D कहाँ पे है मुझे बताओ, मेरा घर कहाँ पे है, मेरी इलाज कहाँ पे, मुझे वो कार्ड पकड़ा दिया, वो इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल मिलकर खा जाएंगे सारे। सवाल ये है कि कोई भुट्टो हो, सब हो, ये सब हमें तर्क कर चुके हैं। इट इज वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। लेट मी टेक दिस पॉइंट टू जनरल साहब। जनरल साहब, आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन इस वक्त हो जाता है तो दो चीज़ें, एक तो पीटीआई को फ़ायदा होगा, दूसरा अवाम का इसमें क्या फ़ायदा होगा? मतलब अगर चले कोई और नया भी आ जाता है तो जिस तरह अभी काजी साहब कह रहे हैं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाला सीन होगा, कोई ज़्यादा चेंज तो नहीं आने वाली है। देखिए, पीटीआई अगर ये सोच रही है कि इस वक्त इलेक्शन करा के तो वो जीत सकते हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से कि थोड़ी बहुत उनको बेहतरी नजर आई है, कोई ये कश्मीर में हो गया, कोई यहाँ पे सियालकोट वगैरह, कोई एक दो जगहों पे कुछ बेहतरी, एक सर्वे वगैरह हुआ है जिसमें इनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बेहतर दिखाई गई है। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि इसको सस्टेन किया जा सकता है, क्योंकि ये जो वक्त आगे है, हर कोई ये कहता है कि इनको डिलीवर करना है अभी। तो ये तो मेरा अपना अंदाजा है कि अल्टीमेटली ये 1.5 साल जो ये 2 साल जो रहते हैं, इसको अवेल करना चाहेंगे ताकि इसमें मजीद कुछ ऐसी कार्रवाइयां कर लें जिससे कि अवाम में कुछ इनका कुछ इंप्रेशन बेहतर हो, ये जा सकें, शक्ल दिखा सकें इनके लोग जाके। अगर ये नहीं करेंगे, आज हो जाए इलेक्शन या कल हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पार्टी फिर कोई इस तरह की मेजॉरिटी ले सकती है जो आज इनके पास है। तो ये मुश्किल होगा। लिहाजा ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, ये सोच जरूर होगी, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी यही फैसला करेगी कि ये मुद्दत पूरी करके तो आगे परफॉर्मेंस दिखाई जाए कुछ 1.5-2 सालों में, ताकि इलेक्शन में जाके तो कुछ लोगों को कुछ दिखाया जा सके, कहा जा सके। रही बात यह कि अब बात यह है, जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज बाकियों का ताल्लुक है, उनके भी हालात अच्छे नहीं है। आप अगर देखें, सिंध के अंदर जाके अगर देखा जाए, ये अलग बात है कि वहां पे कल को सिंध कार्ड इस्तेमाल करके ये इलेक्शन जीत लें या कोई और हेरा फेरी कर लें, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जो सिंध, अंदरून सिंध में पब्लिक का हाल है, वहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इनको वोट दे, लोग गालियां निकालते हैं। और इसी तरह ये पार्टी जो वहां पे 11-12 साल से हुकूमत कर रही है या 13 साल से, वो कह सकती है कि जनाब हमें वक्त नहीं मिला या हमें ये प्रॉब्लम आ गई। उनके तो हाथ में था सारा कुछ। तो इनके अपने हालात किसी के भी अच्छे नहीं हैं। मुश्किल सारी पाकिस्तान के अवाम की है। जहां तक महंगाई का, उसमें एक इखलाकी पहलू आप देखें, रमजान के महीने में क्या तबाही होती, क्यों कीमतें 6 गुना बढ़ जाती, लूटमार, मुनाफाखोरी, हर कोई आपको नोचने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आपने कहा जी कि सना मक्की इलाज है इसका कोरोना का, वो 200 रुपए किलो से 5000 रुपए किलो हो गई एक दिन में। यानी आप ये कह दें कि ये फला इंजेक्शन जो है ये कोरोना के लिए जरूरी है, वो मार्केट से गायब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और 1-2 दिन में वो उसकी 1,10,000 1,20,000 रुपए कीमत चली जाएगी, जो 5-7 हजार रुपए का इंजेक्शन। तो अवाम भी यहाँ पे जो लुट रहे हैं वो बड़े थोड़े हैं, लूटने वाले ज्यादा हैं। अगर यहाँ पे लुटने वाले ज्यादा होते तो कब का इनकलाब आ गया होता, लोग बोटियां नोच लेते हैं लोगों। सही, वो नहीं है। राइट। हम महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन महंगाई का रोना मेरा ख्याल है कि सिर्फ बड़े थोड़े से लोगों के लिए, बाकी लूट मार करने वाले ज्यादा, वो किसी न किसी तरह अपना पैसा बना के अपनी जेब भर के अपने मामला चला। राइट। आदिल कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एक तो मैं ये बात करूंगा कि ये जो इलेक्शन वाला बात है ना, वो परफॉर्मेंस पे तो नहीं है, क्योंकि अभी बहुत महंगाई है और महंगाई का अंदाजा पीटीआई को बखूबी है। इसी तरीके से बहुत खुश है जी, हमने 3.94 पे ग्रोथ कर ली, प्लस हमारे जो है देखें इलेक्शन में, इसीलिए हमें जो है वो फायदा अभी सईद साहब को इंटरनेशनल स्टडी भी बता रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप 4 क्या 5% भी ग्रोथ दिखाएं, मैं इसको डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं ना, एक रिसर्च जरूर, लेकिन डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में आप 5 भी दिखा दें, 6 भी दिखा दें, लेकिन अगर लोगों को बुनियादी चीजें, आटा, चीनी, चावल सस्ता नहीं मिला तो वो कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ये तो भूल जाएं, फिगर्स मेरे आपके, हम एनालिस्ट जो हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए हैं, आम बंदे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी चीज़ है महंगाई। वो इन हालात में इसलिए नहीं इलेक्शन में जाना चाह रहे कि उनको शायद कोई उन्होंने कश्मीर में गेन कर लिया या महंगाई या कोई इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, बल्कि उसकी रीजंस कुछ और हैं जो कि इस वक्त एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। वो चाहते हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन इसलिए हो जाए कि वक्त पे उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो दिस वाज द पॉइंट। मैं उसके अलावा अगर आप कोई बात करना चाहें, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं, जो PMLN के अंदर टूट फूट चल रही है उस पर बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीएमएलएन में जो कन्फ्यूजन है, पीएमएलएन में जो बयानी की कन्फ्यूजन है, वो बहुत दिनों से जो है वो ज़ेर बहस है, स्पेशली आफ्टर द कश्मीर इलेक्शन। जो चुप का रोज़ा शहबाज शरीफ साहब ने रखा हुआ है, कहीं वो नज़र नहीं आए, हमजा साहब कहीं जो है वो नज़र नहीं आए, तो उससे वो आ रहा है कि जो दो बयानिए जो हैं उनकी आपसी लड़ाई जो है वो इस वक्त अरूज पर पहुँच चुकी है। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, और उससे एक रोज़ पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो स्पोक्स पर्सन है मरीम नवाज़ साहिबा के और नवाज़ शरीफ साहब के, वो क्या फरमा रहे थे। ज़रा दोनों बयान सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक ही बयानिया है मुस्लिम लीग का कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। मैं ज़ुबैर साहब के जो आपने क्लिप चलाया, मैंने सुना वो नहीं था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई है उनकी बातों से। अगर ये बातें किसी पैराए के अंदर हैं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बातों में बड़ी कन्फ्यूजन नजर आई है। तो मैं उनसे बात कर लूंगा और उनकी कन्फ्यूजन अगर कोई है तो दूर कर दूंगा, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फहद जो बात कर रहे थे ना, मैं उसको एग्री करूंगा काफ़ी हद तक कि एक दो बयानिए के हवाले से एक ज़ाहिर है कन्फ्यूजन आप कह लें, या एक सही नैरेटिव लोगों के सामने नहीं आ सकता। अच्छा सईद साहब, ये जो बयानी की कन्फ्यूजन है जो अंदर नज़र आ रही है, पहले तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप जो है ये खेला जा रहा है। क्या वो गुड कॉप बैड कॉप अभी भी आपको नज़र आ रहा है, या अब शहबाज शरीफ की, हमजा की पॉलिटिक्स जो है वो दूसरी तरफ जो है वो जा रही है, और मरियम एक बिल्कुल ही डिफरेंट गेम जो है उस पर अमल पैरा है इस वक्त? क्या पहले तो इस पर बता दीजिए, और फिर ये कि क्या ये कॉस्ट करेगा PMLN को अगला इलेक्शन भी और फिर पार्टी भी? मैं आखिरी बात का जवाब पहले देता हूँ, कास्ट कर चुका है। और दूसरी बात ये कि ये अब अगली स्टेज पे चला गया, ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला मीर खेल नहीं रहा, क्योंकि जो दो इनकी इंटरनल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग्स में बाकायदा जो इनके मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने कह दिया था कि हम इस तरीके से आपकी पार्टी भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपका टिकट भी नहीं लेंगे। दूसरी खबर भी एक और भी गर्दिश कर रही है कि गालबन मुबैना तौर पर इसहाक डार साहब के जरिए शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दे दिया गया है कि आप पीछे जाएं, तो लिहाजा मरियम साहब का बयानिया चलेगा। और कल एक ट्वीट भी उनके करीबी, यानी मैं देख रहा था उनकी, कि वो भी यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि जो जारियत में ही उनका चांस निकलेगा। मेरी नाचीज राय है कि अब दोनों सूरतों में चांस नहीं निकल सकता। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि मुझे वो सर्वेंटीज का वो आज जैसे डॉन चुहाटे भी कहते हैं और कहाटे भी कहते हैं, वो याद आ जाता है। भाई बात यह है कि जब तहरीक अगर चलानी है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुकूमत उलटनी है, तो वो तो SUV से बाहर निकलना पड़ेगा ना। मौजे तुम कौन से SUV में बैठ के गए थे जब चांद का शेख भाग गया था वहां से? वो यार किसी बातें करते हैं, आपकी कोई सोशल बेस तो है नहीं। हाँ, वही बात कि स्टेक होल्डर्स, चाइना को सेटिंग कर लो, इधर सऊदी अरब से बात कर, ऊपर ये करके तो रास्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझें, मॉडर्न जदीद सरमायादाराना रियासत में, खुसूसन हमारे जैसे मुल्कों में, जो सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है वो ये बात अच्छी है या बुरी है, मैं इस पर वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, वो अवाम की एस्टैब्लिशमेंट और फौज ही होती है, और साथ सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट भी है, जिसमें मियां साहब की बड़ी इन रोड्स हैं, जिसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अभी तक जो है उनको जो है वो जेल में भी जो है AC मिल जाते हैं और सारे काम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बयानिया, ये यहाँ पे ये मरीम साहिबा की एक जिद की हद तक चली गई है। मियां साहब की नफ्सियात के बारे में जनरल शुएब साहब ने जो बात की है, मैं उससे एग्री करता हूँ, और जो उनकी तारीख जो हमने देखी है वो आगे जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वैसे तो परवेज रशीद साहब पुराने स्टालिनिस्ट हैं यहाँ पे, मगर हजूर PMLN और बोल्शेविक पार्टी में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। और ये अविता नहीं है वो अर्जेंटीना वाली, अर्जेंटीना डोंट क्राई फॉर मी, जो मरियम साहिबा है, इवन बेनजीर भी नहीं है। बेनजीर तो यहाँ 30 लाख के शहर में 15 लाख बंदा ले आई थी, आपने लाहौर में 8000 बंदे निकाले। तो अवाम नहीं है, राइट, मैं जरा जनरल साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। जनरल साहब, जिस तरह अभी कायद साहब बात कर रहे हैं कि अगर मरियम का बयानिया ही चलता है और शहबाज शरीफ साहब कहीं पीछे रह जाते हैं, उनका बयानिया कहीं पीछे रह जाता है, तो क्या आप पार्टी एग्जिस्ट करती हुई देख रहे हैं? क्योंकि माजी में भी हमने देखा है PMLN एक ऑपोजिशन से ज़्यादा टेन्योर बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उनके लोग भी यही बात करते हैं इस वक्त कि पार्टी बहुत टूट फूट का शिकार ऑलरेडी हो रही है और मजीद हो जाएगी अगर एक और टाइम ऑपोजिशन में बैठना पड़ा। देखिए, हमारे 2-3 चीजें सामने मैं रखना चाहूंगा। पहली बात ये कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये फैसला है कि मरियम ने उनके बाद अगर वजारत उज़्मा मिलती है पार्टी को, तो ये मरियम ने संभालनी है।
तो लाजमी बात है कि वो शहबाज शरीफ को अब आगे नहीं करेंगे। और शहबाज शरीफ एक सीनियर पॉलिटिशियन और फिर बहुत सारा वक्त उसने अपना इसी फील्ड में गुजारा है, वो एक अपना राइट रखता है। सो नेचुरली उसके ज़हन में और उनकी फैमिली के ज़हन में भी होगा कि मियाँ साहब की गलतियों की वजह से कुर्बानियां तो हम हर दफा देते रहे और अब आके मियाँ साहब ने कुछ और पैंतरा बदल लिया। तो एक तो ये इशू है कि उनके ज़हन में पक्का है कि मरियम हमारी नेक्स्ट चॉइस है। दूसरी बात यह है कि मरियम के पल्ले कोई बहुत होशमंदी की अकल वाली बात कोई पल्ले नहीं है। झूठ झाट बहुत बोलती हैं ये, और कोई ऐसा लाअमल, कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं कही जिससे ये लगे कि कोई पीछे कुछ सोच मौजूद है जिसके तहत वो कोई पलड़ा बदल देंगी, कोई हमारे मुल्क के हालात बदल जाएंगे। उनका भी नारा एक ही है, दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। ये पार्टी में बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत करते हैं। जो हमायती हैं वो गिनती के हैं, ये 4-5 जो आपको रोजाना टेलीविजन पे बैठ के दिफा करते नजर आते हैं वो हैं। उनके अलावा बाकी पार्टी में कोई इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। इनमें से अक्सर वही हैं जिनके ऊपर खुद करप्शन के मामलात हैं, वो समझते हैं कि बका उनकी इधर है। तो ये पार्टी ऑटोमेटिकली ये एक ऐसे दुराहे पे आके खड़ी हो गई है जहां किसी ने फैसला करना है कि हमने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो टूट तो उसकी वजह से होगी। मायूसी बाज लोगों में है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये ऑल्टरनेटिव लीडरशिप है कोई नहीं हमारे पास, और जो है वो आपस में लड़ रही है या उनके आपस में मामला तय नहीं हो सके। तो इस वजह से कई लोग जो हैं वो मायूसी का शिकार हैं इसमें। उनसे कहें तो वो कहते हैं आके क्या बात करें, क्या डिफेंड करें, कोई कहने को है नहीं कुछ। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि पीएमएल ने, और फिर मैं एक चीज आपको अर्ज करूं, मियां साहब को अगर एस्टेब्लिशमेंट से दुश्मनी थी या उनसे उनको नाराज थी तो उनको कम से कम एस्टेब्लिशमेंट से हटके कोई और ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जो इंटरनेशनली मुल्क को जलील करता। उन्होंने अबॉर्शन के मामले में भी जो कुछ बातें की, जो उन्होंने बॉम्बे के वाक़े के बारे में जो बातें की, या फिर जब हमदुल्ला मुहिब वाला, तो वो उससे एस्टेब्लिशमेंट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, वो मुल्क को जलील किया गया है। सही, तो ये भी एक ऐसा ये भी एक एस्पेक्ट आपके नजर में। ठीक, मैं फाइनली जरा आदिल से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आदिल साहब, आप क्या देख रहे हैं, पीएमएलएन का आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अगर मरियम की पॉलिसी चलती है तो क्या जो पीटीआई ना कर सकी वो पीएमएलएन खुद ही कर देगी, वो मरियम साहिबा कर देंगी कि टूट जाएगी पार्टी? और फिर लोगों ने कहीं तो जाना है, यहाँ पे हमारी कौन सी उस तरह लॉयल्टीज़ होती हैं, पीटीआई की तरफ गामतन हो जाएंगे लोग। ये जो रिफ्ट की बात है ना, ये तो सबको पता है, ये तो एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। शाहिद साहब का भी आपने सुना दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो देखूंगा। बात यह है कि एक वजाहत आपको मिल जाएगी, आज 10 बजे इंटरव्यू देंगे शहबाज शरीफ साहब, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन के बीच में जो कुछ मरियम साहिबा ने कहा, आप देखिएगा आज के इंटरव्यू में वो सलीम साफ़ी साहब को दिया है उन्होंने, तो वो सारा वजाहतें आ जाएंगी उसकी। उससे पहले एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने, आपको पता होगा, उस वक्त भी बड़ा डैमेज हो गया था। फिर उन्होंने बताया कि हम किस तरह चल सकते हैं, मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इलेक्शन कैंपेन आई, फिर ये सारा कुछ हो गया। आज मेरा ख्याल है हमें बहुत सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी कि वो जो रिफ्ट कहते हैं कि नहीं है, उनको पता चल जाएगा कि वो रिफ्ट किस तरह है, क्योंकि वो अब वजाहतें देंगे। देखिए, फैमिली बारे में ये कभी एक दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे, ना करते हैं। मरियम साहिबा की पॉलिसीज़ हों या उनका जो स्टांस है थ्रू आउट सिंस पनामा, उससे पार्टी को डैमेज हुआ है। और जो अपना एक कारकुन है वो चार्ज किया उन्होंने, कारकुन चार्ज हुआ है, पार्टी डैमेज। लेकिन वो आके तालियां बजाता है, वोट नहीं आके मिल जी, वो ट्रांसफॉर्म करना उसको एक ये भी एक आर्ट है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तन्हाई में जेल काटी है, बड़ा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उनकी, बड़े और तरह की स्ट्रगल है। सो इस फेज से पीएमएलएन को गुजरना होगा। अगर वो कहें कि हम सजाएं नहीं लेंगे और सजाओं की बारी में हम जो है वो चले जाएंगे, तो फिर नतीजा भी यही निकलेगा जो निकल रहा है। मरियम साहिबा की पॉलिटिक्स से जो है वो कारकुन चार्ज हुआ है, पार्टी टूटती जा रही है। पार्टी में आप देखें, ये बात दुरुस्त है कि अब कितने कम रिप्रेजेंटेटिव रह गए जो आके टीवी पे डिफेंड करते हैं। बहुत एक बड़ा नंबर एमएनएस का आप देखें वो आते ही नहीं है, और वो अपोलोजाइज कर लेते हैं कि जी ये मसला मेरा, हालांकि हकीकत ये नहीं है। और ऑफ द रिकॉर्ड सारे ये कहते हैं कि अब हम इस मुसीबत में फंस गए। और यहां तक भी मैं कहूंगा, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि पीएमएलएन के लोग कहते हैं हम लड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन ये तो फाइनल हो कि लड़ाई है किससे और है कब तक, और एक पॉलिसी क्या है हमारी। सो दिस इज द केस।
सो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि इससे, इस पॉलिसी से PMLN को एज पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में नुकसान होगा। शायद जलसे इससे बड़े हो जाएं, लेकिन इलेक्शन की जो साइंस है वो एक डिफरेंट है, उसमें डैमेज होगा। चलें, आई थिंक ऑल आइज सेट ऑन दैट इंटरव्यू जो आज होना है, देखते हैं कि उसमें क्या जो है वो वजाहतें देते हैं शहबाज शरीफ साहब। रिमेन्स टू बी सीन। आदिल अब्बास साहब, बहुत आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब और सईद कायद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।